अध्याय 18 साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रावधान था कि शासन योजना की प्रगति की तारीख से 10 वर्ष बाद आयोग नियुक्त किया जाएगा और नए कदम सुझाए जाएंगे। एक सफेद 7 सदस्यीय भारतीय सांविधिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार और स्टेड्री बाल्डविन के प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी। सदस्य 4 कंजर्वेटिव्स, 2 लेबोराइट्स और 1 लिबरल। आयोग वास्तव में सर जॉन साइमन और क्लेम्मा अलग की संयुक्त अध्यक्षता में था, जो भविष्य में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आयोग को ब्रिटिश सरकार को सिफारिश करनी थी कि क्या भारत आगे के संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार था और किस तर्ज पर। हालांकि संवैधानिक सुधार केवल 1929 में होने थे, लेकिन ब्रिटेन में सत्ता में रहने वाली कंजर्वेटिव सरकार को लेबर पार्टी की हार का डर था और इस तरह वह ब्रिटेन की सबसे अधिक कीमत वाली कॉलोनी के भविष्य के सवाल को गैर जिम्मेदार मजदूरों के हाथों में छोड़ना नहीं चाहती थी। 1920 के दशक के मध्य में 1919 के अधिनियम की एक स्थिर शाही शक्ति बनाने में विफलता। कई संसदीय रिपोर्ट और पूछताछ का नेतृत्व किया था। ली आयोग की नियुक्ति 1923 में संगठन और सेवा की सामान्य शर्तों के साथ साथ सिविल सेवाओं में यूरोपीय और भारतीयों के लिए भर्ती के तरीकों पर गौर करने के लिए की गई थी। केवल बेहतर सिविल सेवाओं से संबंधित होने के कारण इसे भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज पर रॉयल कमीशन के रूप में जाना जाने लगा। आयोग ने सुझाव दिया कि वैधानिक लोक सेवा आयोग, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा आगे रखा गया है, को बिना किसी देरी के स्थापित करने की आवश्यकता है। मुद्दीमन समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर सुधार जांच समिति की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, 1924 में स्थापित की गई थी, मुख्य रूप से 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में स्थापित संविधान के कामकाज को देखने के लिए। इसकी रिपोर्ट एकमत नहीं थी, जबकि बहुमत संविधान की संरचना में कुछ छोटे बदलावों का सुझाव दिया। अल्पसंख्यक गैर सरकारी भारतीयों से मिलकर द्वैध शासन की प्रणाली की कड़ी आलोचना की और चाहते थे कि इसे तुरंत समाप्त कर दिया जाए और संविधान ने लोकतांत्रिक बना दिया। 1926 में लिनलिथगो आयोग, आधिकारिक तौर पर रॉयल कृषि आयोग की स्थापना भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच और रिपोर्ट करने के लिए की गई थी। आयोग ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारत की ग्रामीण आबादी के कल्याण और समृद्धि की नींव के रूप में कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए व्यापक सिफारिशें की। अन्य बातों के अलावा आयोग ने सिफारिश की कि भारतीय मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए और यह बेहतर गुणवत्ता के विदेशी बैलों को आयात करके और उन्हें भारतीय मवेशियों के प्रजनन के लिए उपयोग करके किया जाना चाहिए। गाय भारत के लिए कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकिनहेड, जिन्होंने लगातार संवैधानिक सुधारों की एक ठोस योजना तैयार करने में भारतीयों की अक्षमता की बात की थी, जिसे भारतीय राजनीतिक राय के व्यापक वर्गों का समर्थन प्राप्त था, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार थे। भारतीय प्रतिक्रिया। साइमन कमीशन के प्रति भारत की प्रतिक्रिया तत्काल और लगभग एकमत थी। जिस बात ने भारतीयों को सबसे ज्यादा नाराज किया, वह थी आयोग से भारतीयों का बहिष्कार और बहिष्कार के पीछे की मूल धारणा, जिसके बारे में विदेशियों ने चर्चा की और स्वशासन के लिए भारत की फिटनेस पर फैसला किया। यह धारणा इसे आत्मनिर्णय के सिद्धांत के उल्लंघन और भारतीयों के स्वाभिमान के जानबूझकर अपमान के रूप में देखा गया। कांग्रेस प्रतिक्रिया। मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1927 में एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हर स्तर पर और हर रूप में आयोग का बहिष्कार करने का फैसला किया गया। इस बीच नेहरू सत्र में एक त्वरित प्रस्ताव पारित करने में सफल रहे, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य घोषित किया गया।
कांग्रेस के अन्य समूह, जिन लोगों ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के कांग्रेस के आह्वान का समर्थन करने का फैसला किया, उनमें हिंदू महासभा के उदारवादी और जिन्ना के अधीन मुस्लिम लीग के बहुसंख्यक गुट शामिल थे। 1927 में मुस्लिम लीग के 2 सत्र हुए, एक जिन्ना के नेतृत्व में कलकत्ता में जहां साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया, और दूसरा लाहौर में मोहम्मद शफी के अधीन, जिन्होंने सरकार का समर्थन किया। कुछ अन्य, जैसे पंजाब में संघवादियों और दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने आयोग का बहिष्कार नहीं करने का फैसला किया। सार्वजनिक प्रतिक्रिया। आयोग 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में उतरा। उस दिन एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया और बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की गईं। आयोग जहां भी गया, वहां काला झंडा प्रदर्शन, हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे लगे। जैसा कि आकर्षक नारा किसने गढ़ा, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य और बॉम्बे के मेयर यूसुफ मेहरली ने ऐसा किया था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह नारा लाला लाजपत राय थे। इस उभार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि युवाओं की एक नई पीढ़ी को राजनीतिक कार्रवाई का पहला स्वाद मिला। उन्होंने विरोध में सबसे सक्रिय भूमिका निभाई, इसे एक उग्रवादी रूप दिया। युवा लीगों और सम्मेलनों को वास्तविक प्रोत्साहन मिला। नेहरू और सुभाष बोस युवाओं और छात्रों की इस नई लहर के नेता बनकर उभरे। दोनों ने बड़े पैमाने पर यात्रा की, संबोधित किया और सम्मेलनों की अध्यक्षता की। युवाओं में इस उभार ने नए क्रांतिकारी विचारों के अंकुरण और प्रसार के लिए एक उपजाऊ जमीन भी प्रदान की। डॉक्टर अंबेडकर और साइमन कमीशन। डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे विधान परिषद द्वारा साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। अक्टूबर 1928 में अंबेडकर आयोग के समक्ष गए। उन्होंने पुरुष और दोनों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए तर्क दिया। महिला समान प्रांतों और द्वैध शासन में प्रांतीय स्वायत्ता के लिए। केंद्र में महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय अधिकांश यूरोपीय देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी दी जानी थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से उन्होंने उन अधिकारों और सुरक्षा उपायों पर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। दबे कुचले वर्गों के लिए अंबेडकर ने कहा कि दलित वर्गों और हिंदू समुदाय के बीच कोई संबंध नहीं था और कहा कि दलित वर्गों को एक अलग और स्वतंत्र अल्पसंख्यक के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यक के रूप में दलित वर्गों को ब्रिटिश भारत में किसी भी अन्य अल्पसंख्यक की तुलना में कहीं अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है। अपने शैक्षिकी पिछड़ेपन के कारण, इसकी आर्थिक रूप से खराब स्थिति, इसकी सामाजिक दास्ता और इस कारण से कि यह कुछ गंभीर राजनीतिक अक्षमताओं से पीड़ित थी, जिससे कोई अन्य समुदाय पीड़ित नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के राजनीतिक संरक्षण के लिए उसी पर प्रतिनिधित्व की मांग की। मुस्लिम अल्पसंख्यक के आधार पर यदि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाता है तो वे दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें चाहते थे। यदि सार्वभौमिक मताधिकार नहीं दिया गया तो अंबेडकर ने कहा कि वह दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कुछ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता भी व्यक्त की। संविधान में, यदि संभव हो तो, अन्यथा सलाह के रास्ते में, की शिक्षा के संबंध में राज्यपाल को लिखत में, दलित वर्ग और सार्वजनिक सेवाओं में उनका प्रवेश। साइमन आयोग की रिपोर्ट ने दलित वर्गों को आरक्षित सीटें प्रदान की, लेकिन शर्त यह थी कि जो उम्मीदवार चुनाव में भाग लेंगे, उन्हें सबसे पहले अपने सूबे के राज्यपाल ने सक्षमता का समर्थन किया। अंबेडकर इससे सबसे ज्यादा नाराज थे, लेकिन किसी भी मामले में यह रिपोर्ट एक मृत पत्र बनी रही। समाजवाद का प्रभाव पंजाब नौजवान भारत सभा, मजदूरों और किसानों की पार्टियों और हिंदुस्तानी सेवा दल, कर्नाटक
जैसे समूहों के उदय में परिलक्षित हुआ। पुलिस दमन। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ी, लाठीचार्ज किया गया, वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बख्शा। जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत को लखनऊ में पीटा गया था। अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय के सीने पर गंभीर चोटें आईं, जो घातक साबित हुई और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। राय, जो प्रहार आज मुझ पर पड़े, वे आखिरी कील ठोक रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन की नियुक्ति का राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। साइमन कमीशन की नियुक्ति का भारतीय राजनीति पर दुगना प्रभाव पड़ा। इसने न केवल पूर्ण स्वतंत्रता बल्कि समाजवादी तर्ज पर प्रमुख सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग करने वाली कट्टरपंथी ताकतों को प्रोत्साहन दिया। जब साइमन कमीशन की घोषणा हुई तो कांग्रेस, जिसके हाथ में कोई सक्रिय कार्यक्रम नहीं था, को एक ऐसा मुद्दा मिला जिस पर वह एक बार फिर सामूहिक कार्रवाई करें। लॉर्ड बिरकिनहेड की भारतीय राजनेताओं को एक सहमत संविधान बनाने की चुनौती को विभिन्न राजनीतिक वर्गों द्वारा स्वीकार किया गया था, और इस प्रकार उस समय भारतीय एकता की संभावनाएं उज्जवल दिख रही थीं। साइमन कमीशन की सिफारिशें। साइमन कमीशन ने मई 1930 में एक 2 खंड की रिपोर्ट प्रकाशित की। इसने द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा जिसे स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इसने कहा कि राज्यपाल के पास आंतरिक सुरक्षा के संबंध में विवेकाधीन शक्ति और विभिन्न समुदायों की रक्षा के लिए प्रशासनिक शक्तियां होनी चाहिए। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। रिपोर्ट ने केंद्र में संसदीय जिम्मेदारी को खारिज कर दिया। गवर्नर जनरल को मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, और भारत सरकार का उच्च न्यायालय पर पूर्ण नियंत्रण होगा। इसने यह भी सिफारिश की कि अलग सांप्रदायिक मतदाताओं को बनाए रखा जाए और ऐसे मतदाताओं को अन्य समुदायों तक बढ़ाया जाए, लेकिन केवल तब तक जब तक कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव समाप्त न हो जाए। कोई सार्वभौमिक मताधिकार नहीं होना था। इसने संघवाद के विचार को स्वीकार किया, लेकिन निकट भविष्य में नहीं। इसने सुझाव दिया कि ग्रेटर इंडिया की एक सलाहकार परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के साथ साथ रियासतों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। इसने सुझाव दिया कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान को स्थानीय विधायिका मिलनी चाहिए, और NWFP और दोनों बलूचिस्तान को प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए। केंद्र। इसने सिफारिश की कि सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाना चाहिए और बर्मा को भारत से अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक हिस्सा नहीं था। इसने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय सेना को भारतीयकृत हालांकि ब्रिटिश सेना को बनाए रखा जाना चाहिए। भारत मिल गया, पूरी तरह से सुसज्जित, लेकिन जब तक रिपोर्ट आई तब तक वह नहीं थी। प्रासंगिक है क्योंकि कई घटनाओं ने के महत्व को पछाड़ दिया है। इसकी सिफारिशें। नेहरू रिपोर्ट। लॉर्ड बिरकिनहेड की चुनौती के उत्तर के रूप में फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक हुई और एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की गई। भारतीयों द्वारा देश के लिए एक संवैधानिक ढांचे का मसौदा तैयार करने का यह पहला बड़ा प्रयास था। समिति में तेज बहादुर सप्राव, सुभाष चंद्र बोस, MS अने, मंगल सिंह, अली इमाम, शुएब कुरैशी और GR प्रधान इसके सदस्य हैं। अगस्त 1928 तक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था। नेहरू समिति की सिफारिशें एक मामले को छोड़कर एकमत थीं, जबकि बहुमत ने संविधान के आधार के रूप में प्रभुत्व की स्थिति का समर्थन किया। इसका एक वर्ग आधार के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था। बहुसंख्यक वर्ग ने बाद वाले खंड को कार्रवाई की स्वतंत्रता दी।
मुख्य सिफारिशें। नेहरू रिपोर्ट ने खुद को ब्रिटिश भारत तक ही सीमित रखा, क्योंकि यह संघीय आधार पर रियासतों के साथ ब्रिटिश भारत के भविष्य के जुड़ाव की परिकल्पना की गई। डोमिनियन के लिए इसने सिफारिश की। स्वशासी प्रभुत्व की तर्ज पर डोमिनियन का दर्जा भारतीयों द्वारा वांछित सरकार के रूप में युवा उग्रवादी वर्ग के चिराग के लिए नेहरू प्रमुख हैं। उनमें से पृथक निर्वाचक मंडलों की अस्वीकृति, जो अब तक संवैधानिक सुधारों का आधार रहे हैं। इसके बजाय केंद्र और प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल की मांग, जहां वे अल्पसंख्यक थे और वहां नहीं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, जैसे पंजाब और बंगाल, वहां मुस्लिम आबादी के अनुपात में अधिकार के साथ अतिरिक्त सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। भाषा प्रांत। महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सहित 19 मौलिक अधिकार। केंद्र और प्रोविंस में जिम्मेदार सरकार। एक केंद्र में भारतीय संसद में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए 500 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा, प्रांतीय परिषदों द्वारा चुने जाने के लिए 200 सदस्यीय सीनेट। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 5 वर्ष और सीनेट का कार्यकाल 7 वर्षों में से एक होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक गवर्नर जनरल की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार, लेकिन भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाता है, जो संसद के लिए जिम्मेदार केंद्रीय कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। प्रांतीय परिषदों का कार्यकाल 5 साल का होगा, जिसकी अध्यक्षता प्रांतीय कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करने वाले राज्यपाल करेंगे। मुसलमानों के सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की पूर्ण सुरक्षा। धर्म से राज्य का पूर्ण पृथक्करण। मुस्लिम और हिंदू सांप्रदायिक। जवाब: यद्यपि एक संवैधानिक ढांचे का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया राजनीतिक नेताओं द्वारा उत्साहपूर्वक और एकजुट रूप से शुरू की गई थी, लेकिन सांप्रदायिक मतभेद सामने आए और नेहरू रिपोर्ट प्राप्त हुई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर विवादों में शामिल। मुस्लिम लीग के दिल्ली प्रस्ताव। इससे पहले दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता दिल्ली में मिले थे और संविधान के मसौदे में अपनी मांगों को शामिल करने के लिए 4 प्रस्ताव तैयार किए थे। इन प्रस्तावों को, जिन्हें कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 द्वारा स्वीकार किया गया, दिल्ली प्रस्ताव के रूप में जाना जाने लगा। वे थे: मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों के साथ पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचक मंडल, मध्य में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व। विधानसभा पंजाब और बंगाल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व। उनकी जनसंख्या का अनुपात। 3 नए मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन। सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। हिंदू महासभा की मांग। हिंदू महासभा ने प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया। नए मुस्लिम बहुल प्रांत बनाने और पंजाब और बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक सीटों के आरक्षण के लिए, जो दोनों में विधायिकाओं पर मुस्लिम नियंत्रण सुनिश्चित करेगा। इसने कड़ाई से एकात्मक संरचना की भी मांग की। हिंदू महासभा का यह रवैया मायने रखता है। सर्वदलीय विचार विमर्श के दौरान समझौता सम्मेलन। मुस्लिम लीग ने खुद को अलग कर लिया और मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण की अपनी मांग पर अड़ा रहा, खासकर केंद्रीय विधायिका और मुस्लिम बहुल प्रांतों में। इस प्रकार रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाले मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने खुद को एक दुविधा में पाया। यदि मुस्लिम सांप्रदायिक राय की मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो हिंदू संप्रदायवादी अपना समर्थन वापस ले लेंगे। यदि बाद वाले संतुष्ट हो गए, तो मुस्लिम नेता अलग हो जाएंगे। हिंदू सांप्रदायिकतावादियों को नेहरू रिपोर्ट में दी गई रियायतों में निम्नलिखित शामिल थे: संयुक्त निर्वाचक मंडल हर जगह प्रस्तावित, लेकिन आरक्षण केवल मुसलमानों के लिए, जहां अल्पसंख्यक। सिंध को बंबई से अलग करने के बाद ही
सिंध में हिंदू अल्पसंख्यक को दिए गए महत्व के अधीन डोमिनियन का दर्जा दिया गया था। राजनीतिक संरचना व्यापक रूप से एकात्मक प्रस्तावित की गई, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास थीं। जिन्ना द्वारा प्रस्तावित संशोधन। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए दिसंबर 1928 में कलकत्ता में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना ने रिपोर्ट में 3 संशोधन प्रस्तावित किए। केंद्र में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व। विधानमंडल। वयस्क मताधिकार स्थापित होने तक बंगाल और पंजाब विधानसभाओं में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। और प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां। इन मांगों पर विचार नहीं किया गया। जिन्ना के 14 सूत्र। जिन्ना मुस्लिम लीग के शफी गुट में वापस चले गए और मार्च 1929 में 14 अंक दिए जो मुस्लिम लीग के भविष्य के सभी प्रचार का आधार बने। 14 अंक इस प्रकार रहे। 1. प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियों के साथ संघीय संविधान। 2. प्रांतीय स्वायत्ता। 3. भारतीय संघ का गठन करने वाले राज्यों की सहमति के बिना केंद्र द्वारा कोई संवैधानिक संशोधन नहीं। 4. सभी विधायिकाओं और निर्वाचित निकायों में एक प्रांत में मुसलमानों के बहुमत को अल्पसंख्यक या समानता में कम किए बिना हर प्रांत में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 5. सेवाओं में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और स्वशासी निकायों में। 6. केंद्र में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व। विधानमंडल। 7. केंद्र या प्रांतों में किसी भी कैबिनेट में 1/3 मुसलमान है। 8. पृथक निर्वाचक मंडल। 9. किसी भी विधायिका में कोई विधेयक या संकल्प पारित नहीं किया जाएगा यदि अल्पसंख्यक समुदाय के 3/4 ऐसे विधेयक या संकल्प को उनके हितों के विरुद्ध मानते हैं। 10. पंजाब, बंगाल और NWFP में मुस्लिम बहुमत को प्रभावित नहीं करने के लिए कोई भी क्षेत्रीय पुनर्वितरण। 11. सिंध को बंबई से अलग करना। 12. NWFP में संवैधानिक सुधार और बलूचिस्तान। 13. सभी समुदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता। 14. धर्म, संस्कृति, शिक्षा और भाषा में मुस्लिम अधिकारों का संरक्षण। नेहरू रिपोर्ट असंतोषजनक पाई गई। न केवल मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख संप्रदायवादी नेहरू रिपोर्ट से नाखुश थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का युवा वर्ग भी नाराज था। युवा वर्ग ने रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस के विचार को एक कदम पीछे माना और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के घटनाक्रम ने डोमिनियन स्टेटस विचार की उनकी आलोचना को मजबूत किया। नेहरू और सुभाष बोस ने कांग्रेस के संशोधित लक्ष्य को खारिज कर दिया और संयुक्त रूप से भारत के लिए स्वतंत्रता की स्थापना की। लीग। सारांश। साइमन कमीशन 1928 में आगे संवैधानिकता की संभावना तलाशने आए थे। अग्रिम। भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि आयोग में किसी भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं था। विभिन्न समूहों की प्रतिक्रियाएं, अंबेडकर का ज्ञापन, साइमन कमीशन का प्रभाव। नेहरू रिपोर्ट 1928। संवैधानिक योजना का मसौदा तैयार करने का पहला भारतीय प्रयास। अनुशंसित। प्रभुत्व की स्थिति। पृथक निर्वाचक मंडल नहीं, बल्कि आरक्षित के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल। अल्पसंख्यकों के लिए सीटें। भाषा प्रांत। 19 मौलिक अधिकार। केंद्र और प्रांतों में जिम्मेदार सरकार। विभिन्न समूहों की प्रतिक्रियाएं।